आज हम बात करेंगे। अब जो 2024 का साल ख़त्म होने वाला है और नवंबर का महीना आधा बीत चुका है कि चाइना और इंडिया में ट्रेड इनबैलेंस, असंतुलन, वो कैसे हो गया। जबकि हमें हिस्ट्री बताती है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले और उसके बाद क्राउन गवर्नमेंट के आने से पहले 75 साल तो हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हुए हो गए। उससे पहले 180 साल जो था अंग्रेज़ों का राज रहा। तो जब औरंगजेब था यहाँ का मुगल बादशाह, किंग, उसका हैदराबाद से आगे राज नहीं बढ़ा। वो तो एक्चुअली दिल्ली से आगरा तक की था। वो जो हैदराबाद से 8 किलोमीटर दूर गोलकुंडा है, चांद बीबी का किला था वहाँ तक उससे आगे बढ़ा ही नहीं, उससे लड़ता रहा। 20 साल पड़ा रहा दक्कन में, साउथ में, मगर ना कभी तमिलनाडु पहुँचा, ना आंध्र प्रदेश पहुँचा, ना केरला पहुँचा। तो वहाँ महाराष्ट्र में शिवाजी से लड़ते हुए, इधर चांद बीबी से लड़ते, यहीं तक ख़त्म हो गया। मगर एक बहुत बड़ी बात है कि औरंगजेब के ज़माने में भारत का ट्रेड जो था वो वर्ल्ड ट्रेड का 23% था। ऐसे ही चाइना का भी जो ट्रेड था उस जमाने में वो भी 23% था, 22-23%, दोनों का बराबर था। यानी कि 17वीं शताब्दी में, 16वीं के एंड में, अब से 400 साल पहले। आज 2024 में चाइना का वर्ल्ड ट्रेड जो है डोमिनेट कर रहा है। इंडिया और चाइना दुनिया में के सबसे बड़े मार्केट हैं। जो हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं उसको बेचने के लिए मार्केट तो चाहिए ना, ग्राहक तो चाहिए हमें। ग्राहक है कहाँ? इंडिया में और चाइना में। और किसी भी कंट्री की, देश की विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है, विदेश व्यापार। अब क्या हुआ कि इंडिया का पार्टीशन हो गया, इंडिया पाकिस्तान बन गया। जो नेचुरल ट्रेड रूट थे, सेंट्रल एशिया, यूरो एशिया को माल एक्सपोर्ट करने के, जो सिल्क रूट कहलाता था, वो इंडिया से बलूचिस्तान होता हुआ सेंट्रल एशिया और यूरो एशिया में जाता था। मगर यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स ने वो ट्रेड रूट बंद कर दिया, कम्युनल पॉलिटिक्स से। नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान का जो ट्रेड का रूट था, नॉर्मल ट्रेड रूट था, वाया बलूचिस्तान, काबुल, कंधार, सेंट्रल एशिया, यूरो एशिया, यूरो तक जाता था लैंड रूट, वो ख़त्म हो गया। मगर चाइना को उससे फ़ायदा हुआ। तो चाइना के बीच में उसने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, कोई कम्युनल पॉलिटिक्स उसने अडॉप्ट नहीं की, कभी नहीं की हिस्ट्री में। मंगोलों से लड़ाई हुई, चाइनीज़ वॉल बनी डिफेंस के लिए, मंगोलों से बचने के लिए। वो ज़माना था वो। मगर आज मॉडर्न ज़माने में, आधुनिक ज़माने में, जो इंडिया का शेयर था सेंट्रल एशिया और यूरो एशिया में को एक्सपोर्ट करने के लिए, वो बंद हो गया, चोक हो गया। क्योंकि इंडिया, हिंदू सरकार अगर जो पाकिस्तान से समझौता करती है तो यहाँ इलेक्शन नहीं जीत सकती। यहाँ तो पॉलिटिक्स जो हिंदू मुसलमान को लेकर चल रही है आज 75 साल बाद भी। तो जो इंडिया का शेयर था वो 23% का वर्ल्ड ट्रेड में, वो चाइना को मिल गया। और चाइना का जो अपना था 23%, वो उसको मिल गया। तो इसका 50% हो गया। नतीजा क्या निकला 2024 में हम देखते हैं। आज इंडिया जो है डिपेंडेंट हो गया है, कॉलोनी बन गया है चाइना की।
यहाँ से तकरीबन 34-35 बिलियन डॉलर का चाइना माल खरीदता है इंडिया से, और इंडिया चाइना से 175 बिलियन डॉलर का माल खरीदता है, यानी 5 टाइम्स। तो इंडिया ने, यहाँ की जो पॉलिटिकल नेता हैं, इन्होंने चाइना की मदद की है, अपने देश के साथ गद्दारी की है, पाकिस्तान से ना समझौता करके, नहीं तो इनको आसानी से, जैसे औरंगजेब के ज़माने में था, उससे पहले था, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार होते हुए सेंट्रल एशिया में पहुंच जाइए आप बलूचिस्तान, क्योंकि वो तो पहाड़ी इलाका है, सब बर्फ पड़ती है, साल के 4-5 महीने तो रास्ता बंद रहता हो। वो बलूचिस्तान में तो बर्फ नहीं पड़ती। 70% जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में, 30% ईरान के कब्जे में। तो ट्रेड रूट ये था नेचुरल, जहाँ बर्फ नहीं पड़ती है। बलूचिस्तान में कभी नहीं पड़ती। यहाँ से 12 महीने ट्रेड होता था, वहाँ से ईरान होते हुए और कजाकिस्तान, तुर्कस्तान, ये होते हुए ये सब सेंट्रल यूरो एशिया पहुँच जाइए आप, यूनान, इटली। तो ये जो ट्रेड रूट था, इंडिया ने, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियों ने 1947 के बाद अपने आप ही चीन की झोली में डाल दिया और अपने मुल्क की इकोनॉमी को झटका दे दिया, हत्या करने की कोशिश की। नतीजा, हिंदुस्तान में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन गया, वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गया, माल बन रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, सारी दुनिया को हो रहा है, इंडिया को भी हो रहा है। तो इंडिया ने अपना जो मार्केट था वो चीन का गुलाम बना दिया। ये कौन सी देशभक्ति हुई? आपने अपना मार्केट जो था, जो सेंट्रल एशिया में और यूरो एशिया में, मेडिटेरेनियन में जो था, ग्रीक्स, ये सब उसको सौंप दिया चाइना को, और चाइना की बल्ले बल्ले हो रही है। ये तो कोई देशभक्ति नहीं हुई। और इसके क्या नतीजे होंगे ये तो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, शायद अगली वीडियो में, कि भारत, हिंदुस्तान है क्या, ये कैसे बना, और इसका पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, भूत क्या है और भविष्य क्या है। ये दोनों मैं आपको अलग 2 वीडियो में बताऊंगा। आज मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ कि इन्होंने जो पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, मंदिर मस्जिद को लेके जो किया है और चल रहा है, वो शायद आगे भी चलेगा। इससे पाकिस्तान की भी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हुई है और इंडिया की भी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हुई है। क्योंकि जो जाता था यहाँ से ट्रेड, वहाँ के आदमी को रोजगार मिलता था। तो खैर, ये जो हो रहा है हो रहा है। तो मेरा कहना है कि ये आज जो है इंडिया की जो बिजनेस है, ये चाइना की कॉलोनी हो गई। जो अंग्रेज आए थे, कोई भी चीज़ है, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, सेकंड वर्ल्ड वार हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1911-14 के बीच में हुई, सेकंड वर्ल्ड वार 1911-14 के बीच में हुई। वो सब ट्रेड की वजह से, उनको मार्केट चाहिए था। जब यूरोप में कॉलोनीज की वजह से डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तब 200 साल पहले, तो माल बेचने को उनको मार्केट चाहिए, बाजार चाहिए। वो बाजार को कैप्चर करने के लिए, वो अपनी मोनोपोली करने के लिए जो था, वो जो जितनी भी कॉलोनी बनी, चाहे इंडिया बनी, चाहे इजिप्ट बनी, ये सब कॉलोनियाँ अपनी मोनोपोली मार्केट बनाने के लिए थी। आज चाइना जो है इंडिया की मार्केट को मोनोपोलाइज कर रहा है। चाहे तो दवाइयों के बनाने के बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में, उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, केमिकल्स है, वो सब चाइना से आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट आ रहे हैं वो 70-75 चाइना से आ रहे हैं।
20-25% खोल बन गया उसका, मोबाइल फ़ोन का, लैपटॉप का। बाकी सब बाहर कंपोनेंट तो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। तो ये कमजल जो पॉलिटिक्स है हिंदू मुसलमान की, पाकिस्तान से समझौता ना करके इन्होंने चाइना को सौंप दिया इंडिया का मार्केट, और जो 23% वर्ल्ड का मार्केट था वो भी चाइना ने कैप्चर कर लिया, क्योंकि इंडिया तो एक्सपोर्ट करने की हालत में है नहीं, क्योंकि इनको ट्रेड रूट नहीं मिल रहा है। जमीन के पे आप चल के मोटराइज व्हीकल से, रेल से, बम्बई से पेशावर तक रेल का ट्रैक पड़ा हुआ है, कलकत्ते से पेशावर तक रोड बनी हुई है। भाई फिर उससे हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी ना। इलेक्शन की बात पे जीता है, काम तो किसी ने कुछ करना नहीं है, इनको आता ही नहीं है कुछ करना, भ्रष्टाचारियों को। तो इसलिए इन्होंने इंडिया का ट्रेड चोक कर दिया। इंडिया का ट्रेड 2 दफा चोक हुआ है। नंबर 1, जो ट्रेड रूट सिल्क रूट से जाता था, जब टर्की में ऑटोमन एम्पायर बन गई तो वो इस टाइम ट्रेड रूट चोक हो गया था। अब से तकरीबन 700-800 साल पहले, 1000 साल भी समझ सकते हैं आप। तो फिर क्या हुआ, यूरोपियन को तो माल चाहिए था, इंडियन सिल्क मसाले, वो सिल्क रूट बंद हो गया तो समुद्र के रास्ते आने लगे। वास्को डी गामा आया, पुर्तगाली, पहले पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज तो बाद में आए थे, फ्रांसिस में आए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई सारे यूरोप में जगह जगह। फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी। और उन्होंने ट्रेड के जो थे ये समुद्र के रास्ते आने लगा, जबकि ऑटोनमन एम्पायर बन गई और वहाँ खलीफाओं ने चोक किया 800-900 साल पहले। और अब दूसरा जो है ये पाकिस्तान से चोक किया हुआ है। जो फ्री ट्रेड है, फ्री रूट है, वो खत्म हो गया पाकिस्तान के बनने के बाद। अभी प्यार मोहब्बत से रह सकते हो, मुसलमान हिंदुस्तान करना छोड़ो, हिंदू मुसलमान। पाकिस्तान में भी यही पॉलिटिक्स चल रही है जो हिंदू में यहाँ पे चल रही है इंडिया में। दोनों जगह एक ही हाल है, क्योंकि जेनेटिकली तो दोनों एक ही है ना, इंडिया पाकिस्तान के आदमी। तो मेरा कहना ये है इस मामले में कि ये जो पॉलिटिक्स है हिंदू मुसलमान की, कब्रिस्तान शमशान, मस्जिद मस्जिद, आप इलेक्शन जीत के सरकार तो बना सकते हैं, बस देश को नहीं चला सकते। उसकी इकोनॉमी को का सत्यानाश कर रहे हैं, और उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी बेसमझी से वो चीन को आपने हैंड ओवर कर दिया वर्ल्ड यूरो एशिया का मार्केट ही चाहिए ना। अब जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये इंडोनेशिया, ये ताइवान, साउथ कोरिया, ये सब वो सब एक्सपोर्ट पे थे मार्केट। कोई भी दुनिया का मार्केट बिना एक्सपोर्ट के डेवलप नहीं हो सकता, प्रॉस्पर नहीं हो सकता है। अब इंडिया से क्या एक्सपोर्ट है? क्या एक्सपोर्ट है यहां से? और चाइना से क्या एक्सपोर्ट है? तो पहले जो ये ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, वो सारे मार्केट एक्सपोर्ट पे बेस्ड है, उनकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे बेस्ड है। 67%, 70% जो है माल वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अपने होम डोमेस्टिक कंजम्पशन तो 25-30% काफ़ी हो जाता है। इंडिया का मार्केट जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन पे बेस्ड है, एक्सपोर्ट पे नहीं है। इसलिए इंडिया की इकोनॉमी में सुधार नहीं हो रहा है। चाइना का मार्केट जो एक्सपोर्ट पे है, ये साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान, अब तो मलेशिया वगैरह भी जो हिंदुस्तान से बहुत पीछे थे वो भी आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने अपना मार्केट एक्सपोर्ट पे किया। इंडिया का मार्केट डोमेस्टिक कंजम्पशन पे है, इसलिए यहाँ की इकोनॉमी दिन पे दिन डाउन जा रही है, चाइना के ऊपर जा रही है।
ये नीचे आ रही है। इसकी से एक वजह है हिंदू मुसलमान की राजनीति, जो 1940 से चली। 1940 से पहले कोई हिंदू हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स नहीं थी। तो आज 80 साल हो गए, 75 साल 80 साल होने को आए। इसने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स, उसने इसकी वजह से पाकिस्तान का जन्म हुआ। आरएसएस को बने हुए 100 साल 99 साल हो गए हैं, अगले 100 साल लगेगा। ये हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स किसने चालू की? होती आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हत्या करने का कौन जिम्मेवार है? आरएसएस। तो इसको ख़त्म कर दीजिए, पाकिस्तान का चौक हटा तो ख़त्म हो जाएगा। तो सेंट्रल एशिया, फिर हम चाइना से मुकाबला कर पाएंगे। तो इस तरह से जो 23-24% चाइना का और इंडिया का था, अब पाकिस्तान की, चाइना का 50% हो गया। हिंदुस्तान ने तो किया नहीं एक्सपोर्ट। ये तो कमला दंगा फसाद कर रहे हैं। अभी इंग्लैंड में, कनाडा में भी चालू करा दिया है मोदी सरकार ने। वहाँ गुरुद्वारों की, मंदिर की वहाँ झगड़े चालू करा दिए। इंग्लैंड में मस्जिद के, मंदिर के झगड़े चालू करा दिए। तो अगर जो इंडिया को तरक्की करनी है यहाँ की इकनॉमी में ने, तो जो पाकिस्तान का चौक है इसको ओपन करना पड़ेगा। इसका ओपन ये तब होगा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंध अच्छे होंगे। वो अच्छे तब होंगे जब हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स ख़त्म होगी, उसके बिना नहीं हो सकता। उसके नतीजे कुछ और निकलेंगे। उसके नतीजे होंगे इंडिया का बंटवारा, डिवीजन ऑफ इंडिया। आज मैं ये बंगलौर में बैठा हुआ हूँ अपने बच्चों के घर में। ये दिल्ली छोड़ के क्यों आए बंगलौर, कर्नाटका में? कि यहाँ रोजगार है, हाई पेड जॉब्स हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स ना के बराबर है। आरएसएस कोशिश तो कर रहा साउथ में बढ़ने की, पर पिछले 99 साल में कामयाब नहीं हुआ। तो जो मुझे दिखाई देता है कि साउथ और नर्मदा वैली, जो कि मध्य प्रदेश में है, ये डिवीजन हो जाएगा। आज जो हाई पेड जॉब है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, आईटी की इंडस्ट्री है, ये सब साउथ में है। नॉर्थ में क्यों नहीं गए? नॉर्थ में भी जा सकते थे। क्योंकि उसके पीछे एक तो जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का 2013 का जो पास हुआ, उसमें उन्होंने कहा भी जहाँ पे मोर देन 1 क्रॉप की खेती है उस लैंड को एक्वायर नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट डिफेंस फोर्सेस, हाईवे, डैम, रेलवे, इनको बना, बाकी नहीं कर सकते आप। गवर्नमेंट का एम्पावरमेंट ख़त्म हो गया। साउथ में तो सारा रॉकी है, यहाँ खेती है कहाँ? बहुत कम पहाड़ है, पहाड़ पे पत्थर पे जितनी चाहो उतनी फैक्ट्री लगा लीजिए आप। मिट्टी भी उतनी है, उपजाऊ नहीं है जहाँ 2-2, 3-3 ईल्ड निकाल सकें, जो कि नॉर्थ में है, यूपी बिहार में है, पंजाब में है। तो कुछ चीज़ें तो कुदरती हैं और कुछ है पॉलिटिकल, सामाजिक। जो सामाजिक ताना बाना, प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, अगर जो आरएसएस जो है उसको में जोड़ लेता है, सबको जोड़ने की बात करता है, तो आरएसएस की हत्या हो जाएगी। खुदकशी कर लेगा, सुसाइड कमिट कर लेगा आरएसएस। और अगर जो उसी पे कायम रहता है तो पाकिस्तान चौक है, गला दबा हुआ इंडिया का, ट्रेड रूट था, ट्रेड का। उसका नतीजा ये है कि इंडिया से तब 6 लाख आदमी जो पढ़े लिखे हैं वो अमेरिका, कनाडा में माइग्रेट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में माइग्रेट कर रहे हैं।
और तो बस 2 लाख आदमी इलीगली भी जा रहे हैं, गैर कानूनी, जो वहाँ की जेलों में पड़े रहते हैं। तो जो ये पॉलिटिक्स है, इसने हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स ने चीन की मदद की है। उनका इंटरनेशनल एक्सपोर्ट का व्यापार बहुत बढ़ गया, जो इंडिया का हिस्से में था वो भी उस चीन को चला गया। तो कभी भी वैक्यूम नहीं होता, खाली नहीं होता है। हम कहते हैं ओ बहुत बड़ा वैक्यूम है साउंड, तो मगर ज़मीन पे इंटरनेशनल ट्रेड में, रिलेशन में वैक्यूम कभी नहीं रहता पॉलिटिक्स में। तो जो इंडिया ने वो खाली कर दिया रास्ता अपना ब्लॉक करके, तो चीन ने उसको कब्जा कर लिया। जो यूएसएसआर होता था, वो रेल के ट्रक्स पड़े हुए थे, उसी को उसने चालू कर दिया। अभी चाइना से जो है एक ट्रेन हफ्ते में तेहरान जा रही है, अफगानिस्तान में भी आने लगी है और पाकिस्तान में भी आ रही है, गढ़वाल तक जा रही है। तो ट्रेड तो कभी बंद नहीं होता, ना हुआ है कभी हिस्ट्री में, ना होगा। तो इस तरह से जो हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान की राजनीति जो आरएसएस चला रहा है पिछले 99 साल से, उसने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को की हत्या कर दी और चीन को जो है उसका इनाम में दे दिया। 5 टाइम्स 5 गुना इंपोर्ट हो रहा है चाइना से इंडिया में। तो ये वहाँ की इकोनॉमी को भी हेल्प कर रहा है और उसको डिफेंस के मामले में, वॉरफेयर के मामले में भी मजबूत कर रहा है। इसलिए इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर शिवशंकर, कि भाई चाइना की जीडीपी इंडिया से 5 टाइम्स है, तो हम नहीं लड़ सकते चाइना से। कभी कभी लड़ना पड़ता है। हमें इतिहास बताता है, जब मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसके बाद 30,000 फौजी थे और राजा दहर के पास 1 लाख की फौज थी, 3 गुनी फौज थी। अपनी होम टर्फ पर लड़ रहा था वो हार गया। तो जो लड़ाई होती है, हार कौन हार गया कौन जीतेगा, तो बात की बात होती है। जो इब्राहिम लोदी की फौज थी, वो बाबर की फौज से 4 गुनी थी बड़ी। इब्राहिम लोदी हार गया, मारा गया, बाबर जीत गया, 250 साल के लिए मुगल राज बना गया। तो लड़ाई के बाद पता चलता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ये कहना हम लड़ नहीं सकते, ये तो बुजदिली है। लड़ाई तो जीत और हार तो होती रहती है। मोदी तो मार डरपोक आदमी है, 10.5 साल में प्रधानमंत्री है। नेहरू हिम्मत वाला था, चाइना से 62 में वार हो गई। 85 में ये राजीव गांधी जो था, उसने वहाँ अरुणाचल में फौज भेज दी थी, चीन को बैकआउट करना पड़ा। वो भी बहादुर आदमी था, मोदी बहादुर आदमी नहीं। तो इसमें तो हिंदू मुसलमान का ही पाठ पढ़ाया गया है ना, सत्ता प्राप्ति के लिए। तो ये हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स ने एक बहुत बड़ा चौक पॉइंट बना दिया है, जिसकी चाबी पाकिस्तान के पास है। अब सवाल ये कि अब चीन जो है पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात बनाने देगा, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा सपोर्टर है चाइना। तो वो एक्सटर्नल एलिमेंट आ गया चाइना। इस 1990 में इंडिया और चाइना की जीडीपी दोनों के बराबर थी। आज 2024 34 साल में, 34-35 साल में चाइना की जीडीपी इंडिया से 5 गुनी हो गई, जो शिवशंकर कहते हैं हमारी इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर साहब। क्यों हो गई? कि इंडिया ने जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड था, वो फोकट में बिना कुछ दिए चाइना को गिफ्ट में दे दिया। अब क्या हुआ, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो यूरोपियन कंपनी आ रही है, अमेरिकन कंपनी आ रही हैं, वो सब साउथ इंडिया में आ रही हैं। कर्नाटका, चेन्नई, तमिलनाडु, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश,
और महाराष्ट्र, यूपी बिहार में कोई नहीं जा रही, पंजाब में भी नहीं जा रही। तो इन्होंने हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स चला के चीन की सेवा की है, सेवक बन गए, हिंदुस्तान का सत्यानाश किया, यहाँ की इकोनॉमी का गुलाम बना दिया चीन का, इकोनॉमिक स्लेव। चाइनीज कारें आ रही हैं, मोबाइल फ़ोन के सारे कंपोनेंट्स वहाँ से आ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं दवाइयाँ बनाने की, वो सारे इंग्रेडिएंट चाइना से आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कौन सी देश सेवा कर रहे हैं? कौन से देश भक्त है? नहीं है। तो ठीक है, मैं ये बताया कि अब ये जैसे अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं 3 वीडियो दे रहा हूँ, ये याद दे दिया इकोनॉमी का। मैंने सबसे बाद में लेटेस्ट से चालू किया 2024 से, उसके बाद दूसरा वीडियो दूंगा। ये प्रेजेंट है, तो पास में जाऊंगा, भूत में, अभी भविष्य का दिया है मैंने। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में डिवीज़न हो जाएगा भविष्य में। 10 साल लगे, 20 साल लगे। अभी तो सेंसस होगा, जनगणना होगी 2025 में, उसका सीटों का डिलिमिटेशन होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि साउथ की आबादी तेज़ी से, बच्चे पैदा कम हो रहे हैं, 1.5 1.6 पे आ गए हैं। नॉर्थ इंडिया के भी 2 के आसपास आ गए हैं। तो पॉलिटिक्स में भी इनबैलेंस नहीं हो रहा था। तो जैसे 25-25 साल 2 दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुका है, अब ये 2025 में वो पूरा हो जाएगा कि जो सीटों के नंबर ऑफ सीट्स है सेंट्रल इस पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में चेंज नहीं होंगी। तो शायद अगले 25 साल के लिए एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता है नहीं, सब पार्टी एग्री कर जाएंगे, वो उससे काम नहीं चलने वाला। सवाल इकोनॉमिक डेस्परिटी कर्नाटका में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, इसमें पर कैपिटा इनकम जो बॉटम के 20% आदमी हैं, टॉप के 20% की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 20% की जो बॉटम के हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? बहुत बुरा हाल है। मगर साउथ इंडिया में ऐसी बात नहीं है, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ख़राब हालत है। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे चेकोस्लोवाकिया था, स्लोवाक जो था, उसमें एग्रीकल्चर थी, खेती बाड़ी थी। चेक जो था इलाका, उसमें इंडस्ट्री थी। तो 2 में डिवाइड हो गया। चेक रिपब्लिक बन गया जहाँ इंडस्ट्री है, स्लोवाक बन गया जिसमें खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर है। तो क्या यही होने जा रहा है? सोच के देखिए मेरे दोस्तों, क्या ये होने जा रहा है बहुत जल्दी, 10 साल में, 20 साल में? तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।